नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। हमारे साथ एक बार फिर गौरव प्रधान जी। गौरव प्रधान जी का सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं। गौरव जी राम राम, नमस्कार। राम 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 राम। दर्शकों, संसद की मर्यादा तो पहले ही इस देश के अवसादी विपक्ष ने लगातार तोड़ी है, लेकिन अब कुछ हद से ज्यादा हो रहा है। और हद से ज्यादा इसलिए हो रहा है कि सरकार का विरोध करना, सरकार के मंत्रियों का, प्रधानमंत्री का विरोध करना तो विपक्ष का अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, वो सब ठीक है। लेकिन जब सदन के आसनों का, राज्यसभा के आसन, उपसभा हमारे सभापति महोदय और उसके बाद लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष, जब इन संवैधानिक पदों पर निजी हमले जैसे हों और खास तौर से उपराष्ट्रपति जी के साथ जिस तरह का बर्ताव किया गया और संसद के बाहर निकल के जिस तरह से मिमिक्री की गई टीएमसी के सांसद द्वारा, और उसका वीडियो उतारा राहुल गांधी ने, तो अवसादी विपक्ष का अवसाद कहां तक जा रहा है, इसी पर बात करने के लिए गौरव प्रधान जी से हमने समय लिया आपके लिए। गौरव जी, कहां तक जाएंगे अब ये? इनकी कोई सीमा नहीं है। ये जब भी हम ये सोचते हैं कि ये अंतिम सीमा है, तो ये इस बात पे आतुर हो जाते हैं साबित करने के लिए कि ये हमारी अंतिम सीमा नहीं है, अभी तो हमें और नीचे जाना है। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा के चेयरमैन भी हैं और लोकसभा अध्यक्ष, आज नहीं पिछले 10 सालों में आपने इनके इनके खिलाफ की हुई जो साजिशें हैं और यह जो मिमिक्री है या जितनी पद की गरिमा को मेंटेन ना करना, वो आपने देखा है और उसका उसका भाई उसका एक कारण है। उसका कारण ये है कि जो नामदार हैं, उनको पूरे जीवन उनके परिवार ने ये सिखाया है कि भारत हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है और इस पे केवल हम ही राज कर सकते हैं। तो कितना भी क्वालिफाइड इंसान हो, कितना भी सक्षम इंसान हो, अपनी मेहनत से बन के आया हो, इनकी नज़र में उस इंसान की कोई अहमियत नहीं है क्योंकि वो पद इनके दरबारी किसी के हाथ में ही होना शुभ होता है। ये ऐसा मानते हैं। तो के आपने जो मूल प्रश्न पूछा कब कहाँ तक, इसका कोई अंत नहीं है। ये इससे नीचे भी जाएँगे। आप खुद सोचिए, राज्यसभा के चेयरमैन का इस तरह से मौकरी करना, मज़ाक बनाना। कल्याण बनर्जी तो मशहूर हैं इन हरकतों के लिए। चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला के गाल खींचने हों, चाहे बाल खींचने हों, चाहे गले लगाना हो, इस काम के लिए फ़ेमस हैं। ये आदमी तो वैसे ही मुझे नहीं समझ में आता इसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग इसको कैसे इलेक्ट करते हैं। लेकिन राहुल गांधी का वहाँ खड़े होके वीडियो बनाना उनकी मानसिकता दर्शाता है कि इस पद पे केवल हमारा व्यक्ति ही बैठ सकता है और कोई नहीं। और मैं यहाँ तक नहीं जाऊँगा, ये थोड़ा-सा और आगे बताऊँ अगर 10 साल मनमोहन सिंह ने राज करा। जो मन की स्थिति थी सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी हो या उनके परिवार के सदस्य हों, उनकी मन की स्थिति क्या थी? अगर आप मतलब मैं बायस होके नहीं बात कर रहा, मैं बिल्कुल न्यूट्रल होके बात कर रहा हूँ, बॉडी लैंग्वेज से बात कर रहा हूँ, उनके स्टेटमेंट के हिसाब से बात। उन्होंने हमेशा मनमोहन सिंह को अपना चपरासी समझा है। तो ये तो इस परिवार की हमेशा की वो रही है, चाहे आप इंदिरा गांधी देख लीजिए, चाहे राजीव गांधी देख लीजिए, चाहे आप इन लोगों को देख लीजिए और यही नहीं, अगर आप संजय गांधी के टाइम पे भी जाके देखेंगे, तो उन्होंने भी भारत की संवैधानिक पदों को, संवैधानिक रूप से चुने हुए सांसदों को, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से ज़्यादा कुछ नहीं समझा है। तो ये बहुत बहुत ग दुःख की बात है कि हमारे देश में इस तरह के नेता हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं लोग इन्हीं लोगों को ₹200 का बिजली फ्री और पानी फ्री में इलेक्ट कर लेते हैं। बिल्कुल आप ठीक बात है। सुना ही था आपने सुना ही था अरविंद केजरीवाल को स स विधानसभा में, दिल्ली की विधानसभा में कि दिल्ली के मालिक हम हैं।
सुना था ना। बिल्कुल ठीक तो बात है। ये अलग बात है। ये अलग बात है कि ईडी की दूसरी नोटिस आते ही अरविंद केजरीवाल उसी अपने मालिकाना हक वाले दिल्ली से फरार हो गए हैं और वो वो होशियारपुर पहुंच गए। वो 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 अलग सब्जेक्ट है। वो जो पॉलिटिक्स में हम नहीं जाते, हम एक मन स्थिति की बात कर रहे हैं। अगर हम्म। आप मन की स्थिति की बात करें तो इन सब ने अपने कार्यकाल में भारत को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से ज़्यादा कुछ नहीं समझा। जिस तरह लालू जो हैं बिहार को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझते हैं, अखिलेश यूपी को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझते हैं, स्टालिन तमिलनाडु को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझते हैं, केसीआर ने तेलंगाना को, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी और राहुल गांधी जैसे लोग पूरे देश को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, एक चीज गौरव साहब, हमने और सारे देश ने ये देखा है कि तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी, जो कि अपने आप को सिंप्लिसिटी की देवी और न जाने क्या क्या कैसे कैसे, खैर एक लंबा वक्त हो गया उनको सत्ता में रहते हुए, तो लोग भी देख रहे हैं उनके सत्ता का चरित्र देख रहे हैं, खुद उनका मुख्यमंत्री के रूप में जो उनकी राजनीतिक चरित्र है, मैं राजनीतिक चरित्र की बात कर रहा हूँ, वो भी देश के सामने आ रहा है। लेकिन टीएमसी के पास ऐसे खजाने और ऐसे हीरे भरे हुए हैं जो अभद्र व्यवहार करते हैं संसद में। टीएमसी के तमाम सांसद, महुआ मोइत्रा एक इससे ठीक पहले उदाहरण है कि किस तरह से उन्होंने मैं तो उनको व्यंग्य क्या, मुझे लगता है कि मैं सीरियसली अगर कहूं तो राजनीति की पेज पेज थ्री कैरेक्टर है। तो महुआ मोइत्रा, उसके बाद कल्याण बनर्जी, जिनके बारे में आपने बताया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी महिला के साथ अभद्र व्यवहार करना, ये सारा कुछ करना। तो कल्याण बनर्जी के बहाने आज राहुल गांधी सेंटर में आ गए हैं। तो दो चीजें, ममता बनर्जी किस तरह के लोगों को चुनती हैं, मैं और आप इस मंच से मैं नहीं चाहूंगा कि मैं मतदाता पर सवाल उठाऊं, वेस्ट बंगाल की जनता पर सवाल उठाऊं। हालांकि ये जिम्मेदारी अंततः जाके वोटर के पास तो बनती ही है, लेकिन ममता बनर्जी की ये स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स क्या है, और राहुल गांधी का इस तरीके से इसमें इन्वॉल्व हो जाना, इंडी अलायंस जैसी एक जो कथित इनकी एकता है, क्या उसकी वानगी में राहुल गांधी पहुंच गए? क्योंकि राहुल गांधी को आप ही कहते हैं, और निश्चित रूप से ये सही बात है कि राहुल गांधी जिस पप्पू की इमेज को जीते हैं या जीने का प्रयास करते हैं, वो है नहीं। वो बेहद शातिर व्यक्ति हैं, बेहद श्रूड व्यक्ति हैं। तो ये अनायास राहुल गांधी से हो गया, ऐसा देखिए, तो नहीं लगता। नहीं, मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ। मैंने कई बार इस चीज़ को लिखा भी है और बोला भी है। हम एक बार को राजनीति भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम मोदी को सपोर्ट करेंगे या भाजपा को करेंगे, हम उससे बाहर निकल आते हैं। हम एक निष्पक्ष होके एक चीज़ को एनालाइज़ करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूँ भाजपा में क्या किसी नेता ने इस तरह की हरकत कभी करी या इस तरह की हरकत को सपोर्ट करा? तो आपका जवाब होगा ना। हमें नहीं याद, हो सकता है इतिहास में कोई एक आध निकल आए, लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज है, क्योंकि मेरी नॉलेज कम से कम 50 साल के स्कैनिंग के बाद है, मुझे नहीं याद है कि किसी भी नेता ने कभी भी इस तरह की मॉकिंग करी हो। यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब अपनी सत्ता छोड़ी, जो उन्होंने सत्यात्यागी ऐसे करके बोलना चाहिए, तो सत्यात्याग करने के बाद जब विपक्ष में बैठे तो कभी भी सुषमा जी हों, अरुण जी हों, वाजपेयी जी हों, आडवाणी जी हों, सैकड़ों और जो हों, कभी किसी ने मौख नहीं करा। उसका कारण क्या है? और जब आप ममता बनर्जी की बात करते हैं कि आप कोई भी पार्टी उठा के देख लीजिए, ये सब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैं, जिनका एक ही सर्वोच्च चेहरा है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, जहाँ ज़मीन पे पिरामिड में सबसे नीचे बैठा हुआ व्यक्ति भी शीर्ष पे जाके प्रधानमंत्री बन सकता है, सीएम बन सकता है, गवर्नर बन सकता है, संवैधानिक पद मिल सकते हैं, प्रेसिडेंट बन सकता है। और भाजपा ने इस चीज़ को कई बार साबित करा है। तो जो आपकी कहना ये चाह रहा हूँ मैं, जो अपब्रिंगिंग है, वो प्रॉब्लम है कि अब मान लीजिए मेरी मेरी जो कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना, अब गौरव प्रधान प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, उसका सर्वोच्च तो मैं ही हूँ, ठीक है ना?
तो जो भी होगा मेरे हिसाब से उस कंपनी में चलेगा, जिसको जहाँ बैठालना है मैं बैठा लूँगा। तो यहाँ पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी भारत के अंदर पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, ये सारी की सारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन नहीं है भारतीय जनता पार्टी की तरह क्योंकि जब नीचे से ऊपर तक व्यक्ति जा सकता है जिस ऑर्गेनाइज़ेशन में, उस ऑर्गेनाइज़ेशन में इस तरह का व्यवहार, इस तरह की बदतमीज़ी, इस तरह की मॉकिंग संभव नहीं होगी। ठीक है, ऑर्गेनाइज़ेशन बड़ी होती है, थोड़े से एक आध खराब एप्पल टोकरी में आ जाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन इस तरह की मॉकिंग नहीं होगी। बिल्कुल भारतीय ठीक जनता बात। पार्टी भारतीय जनता पार्टी सेंटर में इलेक्शन हारे या स्टेट में इलेक्शन हारे, ना कभी गाली-गलौज करते हैं, ना कभी किसी की मॉक करते हैं, ना ईवीएम को गालियाँ देते हैं, ना दोषारोपण पब्लिक को करते हैं। वो एक ग्रेसफुल तरह से अपनी पराजय को स्वीकार करते हैं और आगे काम करने की अपनी प्रतिज्ञा को दोहराते हैं। बिल्कुल ठीक बात। और अच्छा अब आपने जी। एक सेक तो जो आपने ममता बनर्जी की बात करी, ये हुँ, ये एक मेजर रीज़न है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, जिसमें कल्याण बनर्जी भूल गए कि वो कौन हैं और कहाँ पर खड़े हैं और ममता जी का आशीर्वाद है, तो उनको लगता है कि सबका आशीर्वाद है। क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में यही होता है, भाई आपने भी काम करा है कि बॉस का आशीर्वाद है तो भाड़ में जाए दुनिया, क्लाइंट जाए भाड़ में जाए हमारी वजह से। होता है नहीं होता है? बिल्कुल। तो अगर बॉस ने मुझे सपोर्ट करा है तो मुझे किसी और की क्या ज़रूरत है? और राहुल गांधी जैसा कि मैंने कहा जो भी इंसान संसद में या संसद के बाहर संवैधानिक पदों पे बैठे हुए व्यक्तियों का या प्रधानमंत्री का या राष्ट्रपति का मज़ाक उड़ाएगा, राहुल गांधी उसके साथ ज़रूर खड़े हुए दिखाई देंगे क्योंकि वो खुद जानते हैं कि इन पदों पे उनका सर्वोच्च अधिकार है और किसी का अधिकार नहीं है। बिल्कुल ठीक तो बात है। ये भी डिस्ट्रक्टिव मेंटालिटी का एक उदाहरण है कि जो इंसान डिस्ट्रक्टिव मेंटालिटी का होगा, अगर कल को मान लीजिए मोदी की, राष्ट्रपति की, संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोगों की अगर मज़ाक और मौखरी पाकिस्तान में बैठे हुए लोग उड़ाते हैं, तो राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग उनके साथ खड़े हो जाएँगे। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपने 2014 में चाय वाला देखा था कि सब वो मोदी जी को चाय वाला से ज़्यादा कुछ नहीं समझते थे कि आके चाय बेचो और कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो ये मानते हैं कि इस पद पे तो हमारा अधिकार है, भारत का कोई इंसान आके नहीं बैठ सकता। और यही आपको उदाहरण 2014 के बाद मिलेगा, जब मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान गए थे और उन्होंने कहा था कि मोदी को हटाओ, हमें लाओ। जी, तो मैं इन हरकतों से अचंभित नहीं होता हूँ क्योंकि ये उनके डीएनए में है। ये जो इंसान इस तरह से सिल्वर स्पून से पैदा होगा, उसको नीचे तबके के लोगों की परेशानी अब जहाँ तक उपराष्ट्रपति का सवाल है, मध्यम वर्ग से किसान के बेटे हैं, अपनी मेहनत से जहाँ भी पहुँचे हैं राजनीति के करते-करते यहाँ तक पहुँचे, एक लांछन नहीं है उनके ऊपर, करप्शन का पूरे उनके राजनीतिक जीवन में। जी, और राहुल गांधी या कल्याण बनर्जी से उम्र में भी बड़े हैं। मैं आपको सही चीज़ बताऊँ, बहुत सारे लोग मेरे साथ काम करते हैं, कुछ उम्र में बड़े हैं मेरे से, लेकिन ओहदे में छोटे हैं। मैं उनको हमेशा सर कह के एड्रेस करता हूँ क्योंकि ठीक है, टाइटल आ सकता है, जा सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी किसी को दे दे। लेकिन उम्र तो भगवान की दी हुई है ना, तो मेरे सामने अगर ऐसा व्यक्ति है जो मुझसे उम्र में बड़ा है, तो रिस्पेक्ट तो बनती है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा अब आते हैं ज़रा उपराष्ट्रपति जी की तरफ। आप उनकी पीड़ा इससे पहले भी
जब उनके प्रणाम करने का जो उनका विनम्र तरीका है जब उस पर उठाया, तो चाहे देखिए वो एक किसान परिवार से आते हैं, लॉयर रहे हैं लॉयर हैं, उसके साथ राज्यपाल रहे हैं, तो योग्यता मतलब मेरी धृष्टता होगी कि अगर मैं धनखड़ साहब की योग्यता गिनाऊँ, लेकिन वो एक उसी के साथ बेहद विनम्र और खुद को एक्सप्रेस करने वाले व्यक्ति हैं। वो अपनी बात को अंदर नहीं रखते, वो देन एंड देयर कहते हैं। उन्होंने अपनी पीड़ा का इज़हार तब भी किया था, जब उनके प्रणाम करने और की विनम्रता को इस तरह भद्दे तरीके से कांग्रेस ने लिया था और हाउस में भी बाकायदा उन्होंने दिग्विजय सिंह को और पी चिदम्बरम को एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा कि आपके सीनियर लीडर हैं, उनका सीधे-सीधे मतलब राहुल गांधी से था। किसान परिवार से हैं और वो कांग्रेस और वो विपक्ष जिसने राष्ट्रपति महोदया को नहीं छोड़ा, उनकी योग्यता पे सवाल उठाया, उनको रबर स्टैम्प तक कहा, जिन्होंने संवैधानिक पदों का कोई मर्यादा नहीं रखी, अब उन पर इस तरह का निजी हमला जब हुआ, तो उन्होंने अपने आप को किसान परिवार का बताया और उसी के साथ जाट समुदाय। तो अब ये जो एक राजनैतिक नफा-नुकसान की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि देखिए 4 एक महीने रह गए हैं 2024 के चुनाव को। मुझे तो कभी-कभी गौरव साहब ये नहीं समझ में आता कि कांग्रेस को मतलब आत्महत्या करना है राजनैतिक रूप से या क्या करना है या इनकी समझ ही इतनी है। इसीलिए कई बार ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है वाक़ई पप्पू हैं। लेकिन फिर लगता है इनकी हरकतों को देख के कि नहीं, कितना बड़ा डेंट और नुकसान इंडी अलायंस जो कि अब शायद कैसे शेप लेगा, नहीं लेगा ये अलग बात है, ये उनकी प्रॉब्लम है। कितना बड़ा राजनैतिक नुकसान किया है इस तरह की हरकत से विपक्ष ने। अगर आप थोड़ा-सा पहले चले जाएँ, 2-3 साल पहले, तो आपको याद होगा भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे। अब आप उनके कार्यकाल 5 साल के कार्यकाल को देखें तो आपको ज्ञात होगा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी कभी उनसे मिलने नहीं गए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भारत की सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष में जो बैठी है, जिसका पूरा भारत में है, उसका अध्यक्ष, उसका उपाध्यक्ष कभी भी प्रेसिडेंट से मिलने नहीं गया। समझ में आ रही है ना आपको? और जी, आपको बिल्कुल। आपको वो मैडम भी याद होंगी जो उससे पहले राष्ट्रपति थी, जो झुक के सोनिया गांधी को प्रणाम करती थी। जब धनखड़ जी ने मोदी जी को प्रणाम करा, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी नाम के व्यक्ति को प्रणाम नहीं करा, भारत के प्रधानमंत्री को प्रणाम करा। संसद का अध्यक्ष संसद में संवैधानिक पद होता है, बाहर वो एमपी है। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री संसद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, रूलिंग पार्टी का अध्यक्ष होता है, लेकिन भारत संसद के बाहर भी वो प्रधानमंत्री है। इसलिए धनखड़ जी ने जब थोड़ा-सा झुक के मोदी जी को प्रणाम करा, तो ना केवल उनकी विनम्रता दिखती है, बल्कि ये भी दिखती है कि वो भारत के प्रधानमंत्री को प्रणाम कर रहे थे। वहाँ पर वो राज्यसभा अध्यक्ष नहीं थे। राज्यसभा अध्यक्ष कुर्सी पे बैठने पे होता है। तभी कई बार विपक्ष के लोगों को जब कुर्सी पे बैठाला जाता है, मतलब सर्कुलेशन में, तब भी उन्हें उपसभापति के नाम से एड्रेस करा जाता है, बिल्कुल वही इज़्ज़त दी जाती है जो सभापति को दी जाती है। लेकिन जब वो कुर्सी छोड़ के अपनी सीट पे वापस आते हैं और जो लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा अध्यक्ष अपनी कुर्सी पे जब आ जाते हैं और वो वापस आते हैं, तो वो एक एमपी हैं। अब ये बात मेरी समझ में आती है जो कि एक आम इंसान है। ये ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को समझ में नहीं आती है, और जिस तरह से कल कांग्रेस के लोग अपना वक्तव्य दे रहे थे, दौड़-दौड़ के वीडियो बना-बना के डाल रहे थे, उससे बड़ा साफ ज़ाहिर है कि कांग्रेस को समझ में आ गया, उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। और देखिए, कल्याण बनर्जी का कुछ नहीं होगा।
कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा टीएमसी को, फ़र्क पड़ेगा राहुल गांधी को, फ़र्क पड़ेगा कांग्रेस को। और ये वो डेंट है जो क्लियर नहीं हो सकता, क्योंकि ये डेंट पब्लिक में आ चुका है। अगर उन्हें लगे कि इसको ये कोई स्लेट नहीं है जहां आपने डस्टर से मिटा दिया और उसके बाद फिर से लिखना शुरू कर दिया। यहाँ जो लिखा जाता है परमानेंट लिखा जाता है। बाद में तो खैर राज्यसभा अध्यक्ष ने इस बारे पे अपना वक्तव्य दिया है अपनी कुर्सी से, वो भी रिकॉर्ड में गया है, हमेशा के लिए रिकॉर्ड में चला गया। अब सवाल ये है कि इस चीज़ की, जैसे कि मैं इस चीज़ का धुलाई कैसे होगी, ये साफ़ कैसे होगी? ये साफ़ नहीं होगी, लेकिन जो मुझे इनपुट है, वो ये है कि ऐसा कोई राइट करवाया जाए जाट को लेके, जहाँ पर मोदी सरकार को और खट्टर सरकार को हरियाणा में बदनाम किया जाए। यही एक तरीका बचा है इस कलंक को धोने का, और जब वो राइट्स हों, तो कांग्रेस जाट के साथ जाके खड़ी हो जाए। ये मैंने कल लिखा है, हाई हाई वैल्यू इनपुट है, और मैंने लिखा है, मैंने प्रधानमंत्री एचएमओ के को भी टैग करके लिखा है कि लाइकली पॉसिबिलिटी, और ये लाइकली नहीं, ये इंटरनल इंफॉर्मेशन बेस्ड है कि देयर कुड बी ए राइट्स, जहाँ पर राइट करने के बाद जाटों को किसी तरह से नुकसान पहुँचाया जाए और उसके बाद कांग्रेस जाके जाट के साथ खड़ी हो जाए, देखो हम तो जाट समुदाय के साथ खड़े हैं। यही एक पॉसिबिलिटी, क्योंकि माफ़ी माँगना, नामदार लोग माफ़ी नहीं माँगते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और माफ़ी माँगने की बात तो छोड़ दीजिए। राहुल गांधी ने उसके बाद जब पत्रकारों ने उनसे पूछा तो पलट के राहुल गांधी सहित कांग्रेस के बाकी नेता उसको किस तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं। बल्कि उल्टा राहुल गांधी ने पत्रकारों से सवाल पूछ लिया कि कहाँ हो गई उनकी बेअदबी? इस तरह की बातें चल रही हैं। अच्छा, तो आपने ये जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में यही तो होता है कि जब मालिक पे लांछन लगता है, तो जो उसके साथ काम करने वाले लोग हैं, वो मालिक को ये नहीं बताते, उनकी हिम्मत नहीं है मालिक को बताने की कि तुमने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, हमारी भी दुनिया बर्बाद कर दी। वो ये कहते हैं, हाँ जी, मालिक बिल्कुल सही है, और वो मालिक के लिए किसी से भी लड़ सकते हैं, भले ही वो गलत लड़ाई हो। तो बिल्कुल। भाजपा एक ऑर्गेनाइज़ेशन है, जो हुँ। ज़मीन से उठती है। कांग्रेस, टीएमसी, एसपी, आप खुद एक बात सोचिए, मेरी बात पे विश्वास मत कीजिए। आप ममता बनर्जी को टीएमसी में से निकाल दीजिए, कौन बचा? कुछ नहीं, आप अखिलेश यादव को सपा से निकाल दीजिए, कौन बचा? आप सन्नाटा। केसीआर को उनकी पार्टी से निकाल दीजिए, कौन बचा? आप गांधी परिवार को कांग्रेस से निकाल दीजिए, कौन बचा? तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। लेकिन अगर आप बोलें कि नरेंद्र मोदी को भाजपा से निकाल दीजिए, जेपी नड्डा को भाजपा से निकाल दीजिए, राजनाथ सिंह को भाजपा से निकाल दीजिए, आपको पीछे एक पूरी लाइन ऑफ लीडरशिप दिखाई दे जाएगी। भाई अडवाणी जी हटे तो क्या भाजपा खत्म हो गई? भाजपा के पास लाइनअप था। अटल जी हुँ। हटे तो क्या लाइनअप खत्म हो गया? नहीं, अटल जी के पास था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब गए तो उनके बाद कोई नहीं आएगा, उनके बाद भी आए, है कि नहीं? तो हमारे यहाँ लीडरशिप सक्सेशन में होती हैं भाजपा के, बाकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, अब एक इनके राजनैतिक नफ़ा-नुकसान, हालाँकि एक बड़ी गंभीर बात आपने बताई। और आपके सोर्स हमेशा क्रेडिबल ही रहे हैं। तो ये जो एक राइट की सिचुएशन की जो बात आपने कही, वो अपने आप में बेहद गंभीर है, हम उस पे आएँगे। लेकिन एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है। कल्याण बनर्जी ने किया, राहुल गांधी ने वीडियो बनाया। आपने खुद कहा कि कल्याण का कुछ नहीं होना, जो कुछ होना है, खराब खाना वो होना है राहुल गांधी का। इंडिया अलायंस में आप देखिए तो ममता बनर्जी ने सबसे पहले जो है वो राहुल गांधी को नकारना का एक तरह से आगाज़ किया। उद्धव ठाकरे ने एक तरह से छेड़ा, अखिलेश यादव पहले ही कह रहे हैं। तो अगर मेरे अंदर का जो एक राजनैतिक विश्लेषक है, वो अगर इस बात की तरफ जाए गौरव साहब, कि ममता बनर्जी ने यानी टीएमसी ने राहुल गांधी को फंसा दिया।
कोई गलत बात नहीं है। पर यहाँ जानबूझ के नहीं फँसाया, यहाँ महादेव की कृपा से फँसाया है। अच्छा। और रहा सवाल ममता बनर्जी की स्कूटी तो लेफ्ट टर्न का इंडिकेटर दे रही हैं, लेकिन हाथ से राइट टर्न मोड़ रही हैं। हुँ। थोड़ा-सा मतलब थोड़ा विस्तार अगर दीजिए। अगर इतना इतना आप इतना 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 कोड में नहीं। अगर अगर आप लोग मैं आपके जो महिला दर्शक हैं, उनसे विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मेरी बात को गलत अर्थों में ना लें, जो मैं बोलने जा रहा हूँ। आपने देखा है ना महिला ड्राइवर लेफ्ट इंडिकेटर देके राइट में मोड़ देती हैं, बहुत खतरनाक होती हैं। ये वो ही है। राहुल गांधी को अच्छी तरह से फँसा दिया है। तेलंगाना इन्होंने सोची थी सारे राज्य जीत लेंगे, अनडिस्प्यूटेड अपोज़िशन के लीडर राहुल गांधी बनेंगे। अब ममता बनर्जी ने जब खड़गे जी का नाम सुझाया और नीतीश कुमार को जब इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए डीएमके ने बोला, भाई साहब इंडिया अलायंस खत्म है। मैंने आपको पहले दिन बोला था, ये पैक ऑफ कार्ड है। आप चुनाव आने तो दीजिए, नॉमिनेशन डेट आने तो दीजिए, फिर जो मारकाट होगी। आप किसकी सीटें देंगे किसको? कांग्रेस की हैसियत आज की डेट में तेलंगाना और कर्नाटक के अलावा कहाँ है? तो आप किसको देखिए, हिमाचल बीजेपी कांग्रेस डायरेक्ट, गुजरात बीजेपी कांग्रेस डायरेक्ट, कर्नाटक बीजेपी कांग्रेस डायरेक्ट, तेलंगाना बीजेपी कांग्रेस केसीआर, तमिलनाडु स्टालिन देंगे? कांग्रेस की वहां क्या हैसियत है? बंगाल कांग्रेस की वहां क्या हैसियत है? यूपी कांग्रेस में एक सीट है। बिहार में कांग्रेस का पता नहीं है, महाराष्ट्र में ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। तो अब जो 26 प्रधानमंत्री का ग्रुप खड़ा हुआ था, वो एक बार को राहुल गांधी के पीछे चला गया था। अब वो सब धीरे-धीरे बाहर निकल रहे हैं और उन्होंने यूनिफाइड नाम बोला है खड़गे जी का, ताकि राहुल गांधी बैक सीट पे आ जाएँ, क्योंकि तेलंगाना के अलावा कुछ नहीं जीत पाए। और अब खड़गे जी का नाम इन्होंने प्रपोज़ करके कन्वीनर का मतलब ये होता है कि प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनेगा। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा पेट में मरोड़ किसके पड़ रही है? नीतीश कुमार के। क्योंकि अगर आपको याद हो, अप्रैल के पहले सप्ताह में नीतीश कुमार सबके घर दरवाजे खटखटा के इन्होंने इंडिया अलायंस बनाया और पहली मीटिंग पटना में करी थी, ताकि नीतीश कुमार को कन्वीनर का रोल मिल जाए। तो नीतीश कुमार तो खत्म। अब नीतीश कुमार के पास 2 रास्ते हैं, या तो पॉलिटिकल खत्म हो जाए या एनडीए अलायंस में वापस आ जाए। तो आजकल वो एनडीए अलायंस का दरवाजा फिर से खटखटाना शुरू करा। वो वहां से निकल गए। समाजवादी पार्टी बोली है, अगर भाजपा को आप साथ लोग एनडीए अलायंस में, तो हम साथ नहीं है। ममता बनर्जी राहुल गांधी को एक सीट ना देने वाली वेस्ट बंगाल में, तो कांग्रेस में बचा कौन? ये तो आपस में ही लड़के मर जाएंगे। महत्वाकांक्षा सबकी इतनी बड़ी-बड़ी है कि कब्र में पैर लटके, लेकिन प्रधानमंत्री बनना है। और इनको ये नहीं पता ये किससे लड़ने जा रहे हैं। ये उससे लड़ने जा रहे हैं जो बोलता है कि थाली बजाओ तो पूरा देश थाली बजाता है। ये उससे लड़ने जा रहे हैं कि जो बोलता है कि आज रात को 8 बजे सब अपने फ़ोन की टॉर्च लाइट जलाओ, तो आधा देश टॉर्च लाइट जला देता है। किससे लड़ने जा रहे हैं ये? तो चिंता ना कीजिए। हम तो पटाखे खट्टे करने शुरू कर दिए हैं, चुनाव के अगले दिन, रिजल्ट वाले दिन बजाने के लिए। नहीं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ को मैं आपकी बात को इतने हल्के-फुल्के अंदाज़ से ऐसे नहीं जाने दूँगा। आपने जब ममता बनर्जी के लिए कहा कि उन्होंने इंडिकेटर है ऑन किया है लेफ्ट का और मोड़ दिया है राइट की तरफ, या राइट का ऑन किया है, मोड़ दिया है लेफ्ट की तरफ। तो ये देखिए, दीदी ओ दीदी,
शॉल भेजी जाती है, कुर्ता पजामा का गिफ्ट आता है। आपने अगर नीतीश कुमार की बात की तो नीतीश कुमार पर तो एक बार है, क्योंकि अमित शाह जी भी ये कह चुके हैं कि उनकी वापसी का मामला जो है वो अब नहीं है। नड्डा साहब ने भी एक बार कहा था, हालांकि राजनीति में कोई परमानेंट दुश्मन होता होता नहीं है, ये अलग बात है। तो ममता बनर्जी के वो जो इंडिकेटर वाला मामला है, क्या मैं उसको ये समझूं कि लेफ्ट का इंडिकेटर देकर राइट की तरफ जा रही है? क्योंकि यहां साफ-साफ दिख रहा है कि बेचारे राहुल को, देखिए मैं शातिर राहुल गांधी को यहां बेचारा कहूंगा, क्योंकि शातिर से शातिर आदमी भी अगर गड्ढे में गिर जाए, फिलहाल चोट लग जाए, तो आप उसको ये तो कहेंगे बेचारे को चोट लग गई, तो मैं उतने भर को ही बेचारा कह रहा हूं। तो ऐसी स्थिति में जब एक तरफ कोई राहुल गांधी को लीडर मान नहीं रहा, सीट देने को तैयार नहीं। ममता बनर्जी ने खुद यही शुरुआत की। पुराना अगर इन लोगों के रिश्ते का इतिहास देखें तो सोनिया गांधी से थोड़ा बहुत उनका राफ्ता है, ममता बनर्जी का, लेकिन शी हेट्स राहुल गांधी, बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो ऐसे में कल्याण बनर्जी नाम के एक कैरेक्टर को धीरे से इंट्रोड्यूस करके और इधर फंसवा देना, और ऐसी स्थिति में फंसवा देना कि मेरी एक अपने सीनियर जाट मित्र से बात हो रही थी, वो बड़े ओहदे पे हैं। उन्होंने कहा, साहब देखिए, जाट बड़ा संघर्षशील कौम तो है, लेकिन उसी के साथ बड़ी इमोशनल कौम होती है, और हमारे यहाँ तो लाठी लेके लोग गांव के बाहर तैनात हो जाते हैं, और तैनात हो जाएंगे, झंडा बैनर लगा देंगे कि फलाने पार्टी का कोई कैंडिडेट अंदर घुसे नहीं। इन लोगों का घुसना मुहाल हो जाएगा। तो ऐसे में आपने जो राइट वाली बात कही, उसको चलते चलते मैं पूछूंगा, ममता बनर्जी दीदी हैं या क्या हैं? दीदी दीदी नाराज़ हो जाती हैं कई बार, बड़ी दीदी होती हैं, वो नाराज़ हो जाती हैं कई बार, भाई लोग उन्हें मना लेते हैं। हम्म, राजनीति में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है कि इसको नहीं लेंगे, उसको नहीं लेंगे, ऐसा राजनीति में कोई नहीं होता है कि उस समय के समीकरण क्या हैं, हम्म, इस पे डिपेंड होता है। इंडिया अलायंस का समीकरण क्या बन रहा है, उस पे बहुत कुछ डिपेंड होगा, क्योंकि सोशल मीडिया में तो हम ये बात बोल सकते हैं कि इसको मत लीजिए, उसको दरवाजे बंद कर दीजिए, उसको नहीं आना चाहिए। लेकिन जब हम ज़मीन पे उतरते हैं, जब आप सड़क पे जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो आपको पता च अब जैसे धनखड़ जी को जो भी बोला गया, हम लोग सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं, हम लोग अपने-अपने पोस्ट लिख रहे हैं, चाहे कोई भी प्लेटफ़ॉर्म हो। सड़क पे आप चले जाइए, किसी को पता है? किसी की खे तो इसका केवल टारगेट जाट कम्युनिटी तक पहुँचेगा, ठीक है ना? अब रहा सवाल जाटों का, तो इसमें मैं कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि वो राजनीतिक रूप से बड़े महत्वाकांक्षी लोग हैं, और अपने अलावा किसी को कुछ समझते भी नहीं हैं, ऐसा भी है। वो किसी के अंडर में काम करना नहीं चाहते या ग्रो करना नहीं चाहते, जो कि गलत है। मतलब मेरे लिए तो मोदी मोदी है, चाहे किसी भी जात का है। आप कल को बन जाओ तो मैं ये नहीं कहूँगा ये पंडित क्यों बन गया, मैं क्यों नहीं बना। मेरे लिए वो चीज़ें मायने नहीं रखती हैं, बिल्कुल ज़ीरो है। मैं फर्स्ट नेम से बोलना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो जाट कम्युनिटी का क्या होगा वो, अब ये सही बात है कि इस एंगल से एक जाट राजनीति की शुरुआत हुई है, जिसका इम्पैक्ट आपको लोकसभा के चुनाव में, और लोकसभा से ज़्यादा इसका इम्पैक्ट आपको हरियाणा के चुनाव में दिखेगा। अब भाजपा क्या खेल खेलती है हरियाणा के चुनाव में, क्योंकि इसका इम्पैक्ट लोकसभा में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देख रहा हूँ, ठीक है? हम्म, क्योंकि वहाँ कलेक्टिव वोटिंग होती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट हरियाणा के चुनाव में ज़रूर होगा, और बहुत ज़्यादा होगा। यही कारण है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला हों या जो और जाट लीडर हों, वो खेतों में खड़े होके आज वीडियो बना रहे हैं। वो बात कर रहे हैं किसान की, वो बात कर रहे हैं किसान आंदोलन की, जबकि उस टाइम तुम ही ने लठियाँ, मतलब सबको परेशान करा था, और गलत। जो समझदार किसान है वो तो रो रहा है ना, उसका बिल पास नहीं हुआ तो वो तो परेशान है। तो आने वाले समय में देखते हैं। और रहा सवाल दीदी का, तो जैसे मैंने कहा कि एक मीटिंग हुई थी दार्जिलिंग में, जिसमें उसकी मैंने फ़ोटो भी पोस्ट करी थी, उसमें दीदी थी, धनखड़ साहब खुद थे जब वो गवर्नर थे वेस्ट बंगाल के, और हेमंतो थे जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं।
वो मीटिंग में बहुत कुछ हुआ था डिस्कशन, जो पब्लिक में नहीं है, और दीदी का टेम्पर उस मीटिंग के बाद कम हो गया था। हुँ, तो दीदी को समझ में आ रहा है उनकी भी या तो चटाई काट के आधी कर दी जाएगी या उनके पैरों के नीचे से चटाई खींच ली जाएगी। तो अपनी राजनीतिक फ़ीज़िबिलिटी बनाए रखने के लिए, अपनी राजनीतिक वैल्यू बनाए रखने के लिए दीदी को कुछ कॉम्प्रोमाइज़ तो करने पड़ेंगे। तो ये भी हो सकता है कि बंगाल तुम्हारा है, लेकिन देश हमें चलाने दो। जी। आपने देखा अच्छा। दीदी कि हुँ, जितने भी स्टेटमेंट कल की मीटिंग के बाद दीदी के आए, ममता बनर्जी के आए, किसी में भी 1% भी हिंट नहीं था कि दीदी प्रधानमंत्री बनने के लिए उत्सुक हैं। ये ना ही किसी टीएमसी के, चाहे महुआ हो, चाहे कोई भी हो, चाहे 2-3 और भी मैं देख रहा था जिन्होंने स्टेटमेंट दिए थे मीटिंग के बाद, लेकिन कहीं पर भी एक झलक भी नहीं थी कि जहाँ दीदी का प्रधानमंत्री बनने के लिए बात करी हो। यानी दीदी ने प्रधानमंत्री का रोल छोड़ दिया है। ठीक बात, ये समझ में आती है और इसी के साथ मैं उस वो इंडिकेटर वाला जो है लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो, तो वो जो आपका है। अब मैं ज़रा एक बेहद गंभीर बात पे आता हूँ, सम अप करते हुए आज की इस चर्चा को। आपने जो राइट की बात की, कि एक हरियाणा में या जाट कम्युनिटी के बीच में इस तरह की एक राइट प्लान किया जा सकता है। नूह किसी को भूला नहीं है। मेवात का नूह और उसका हालिया दंगा किसी को भूला नहीं है। वो किस बहाने हुआ था, कैसे हुआ था, लेकिन कितने सुनियोजित तरीके से हुआ था, ये किसी को भूला नहीं है। इसका मतलब जो राहुल गांधी कहते हैं कि पूरे देश में केरोसिन फैला हुआ है, तो उन्होंने केरोसिन के कुछ ड्रम नूह में पहचान लिए हैं, कांग्रेस पार्टी ने पहचान लिए हैं और वहाँ हो सकता है पहचाने ही ना हो, बल्कि मैं अगर ये कहूँ तो बहुत गलत नहीं होगा कि अच्छा खासा ड्रम केरोसिन का वहाँ स्टॉक किया हुआ है, ऐसे एलिमेंट्स ने। आप इसमें जी, आप 1947 से लेके आज तक का इतिहास देख लीजिए। दंगे हमेशा कांग्रेस ने ही शुरू करे। दंगों की बात हमेशा कांग्रेस ने करी है। जब कांग्रेस सत्ता में नहीं होती है तो कांग्रेस बहुत खतरनाक होती है, अटल जी ने स्वयं बोला हुआ है। आपको याद होगा 2014 के चुनाव के बाद महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव हुए थे, याद है? और हल्के-फुल्के राइट्स हुए थे, दंगे हुए थे। तो कांग्रेस का वक्तव्य क्या था कि मोदी मेरे ख्याल से अमेरिका वगैरह कहीं जा रहे थे, वहाँ जाने की जगह वो हरियाणा में बैठे, चुनाव में ये हो रहा है, चुनाव में नहीं, मोदी को चुनाव रैली जाने की क्या ज़रूरत है, महाराष्ट्र में और हरियाणा में प्रधानमंत्री का कार्य सँभालें, क्योंकि चुनाव खिसक रहे थे। और अगर आपको याद होगा उस चुनाव में, जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ, पुराने रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। सबसे भयंकर सीज़ फायर वायलेशन पाकिस्तान ने महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में करा था। 2014 के, आप गूगल पे रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। और उस वक़्त वक्तव्य क्या था कांग्रेस का कि मोदी महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव रैली कर रहे हैं, जबकि बॉर्डर पे पाकिस्तान ने सीज़ फायर करे, उनको वो जाके मैनेज करना चाहिए, महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव नहीं। आ रही है बात समझ में आपको? किसने दिए थे वो सीज़ फायर वायलेशन के पैसे या करवाने की आइडिया? मैंने एक सवाल लोगों से पूछा था कि शास्त्री जी के बाद जितने भी भारत में चुनाव हुए हैं, उन चुनाव से पहले हिंसापूर्ण राइट्स कब-कब हुए? अगर आप एक पेन और पेपर लेके बैठिए और वो चुनाव की डेट डालिए और वहाँ से उसकी स्टोरी सर्च कीजिए, चुनाव से महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना पहले, तो आपको हर जगह राइट्स दिखाई देंगे। ये चुनावी राइट्स हैं। शास्त्री जी के टाइम तो भाजपा कुछ नहीं थी ना। तो
आप कोई भी उठा के देख लीजिए, शास्त्री जी के बाद तो चलो नॉमिनेटेड प्रधानमंत्री था, लेकिन उसके बाद सारे राइट्स ही हैं ना। जब इंदिरा गांधी ने, आपको याद होगा, एक चुनाव में पत्थर पड़वा के अपने माथे पे पट्टी बनवा के बैठ के फोटो खिंचवाई थी, क्या हुआ था? बिल्कुल तो ठीक बात। कांग्रेस की, हाँ, आज की नहीं, दशकों से कांग्रेस की राजनीति हमेशा राइट्स, लोगों को लड़वाना, और उसके बाद आगे, भाई 2002 के दंगे गुजरात में क्यों हुए थे? चलो, गोधरा एक हो गया, हिंदू मुस्लिम के दंगे अलग हो गए, लेकिन हुए क्यों थे? गोधरा कांड क्यों हुआ था? सवाल ये नहीं है। सवाल कई बार हम बात करते हैं, गोधरा कांड हो गया, उसके बाद गुजरात में राइट्स हो गए, राइट्स हो गए, उसके बाद ये हो गया, वो हो गया, उसके बाद ये हो गया, हम ऐसी बात करते हैं ना। जी, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर गोधरा कांड ना हुआ होता तो क्या होता? तो गुजरात के राइट्स नहीं होते। गुजरात के अगर राइट्स नहीं होते तो मोदी के चीफ मिनिस्टरशिप पे धब्बा नहीं लगता। और अगर मोदी के चीफ मिनिस्टरशिप पे धब्बा नहीं लगता तो वो अनडिस्प्यूटेड लीडर 2000, मतलब 1-2 साल के अंदर, 5 साल के अंदर वो अनडिस्प्यूटेड लीडर होते। लेकिन गोधरा हुआ, गोधरा के ठीक बाद बात। दंगे हुए, दंगे के बाद मोदी और शाह पे धब्बे लगे, जो उनको सॉल्व करने में, उसको सुलझाने में 8 साल लग गए। मैं ऐसी बहुत सारी बातें बता सकता हूँ आपको, जहाँ प्रश्न ये नहीं करता मैं कि ये हुआ तो क्या होगा? मैं ये करता कि प्रश्न वो ना हुआ होता तो क्या होता? बिल्कुल ठीक बात। और इससे साफ-साफ तौर पे कहते हैं ना कि ये पूरी क्रोनोलॉजी अगर बाँध दी जाए और मैं प्रारब्ध के दर्शकों को ये भी बताऊँगा कि इससे पहले जो आपने शास्त्री जी पर जो एक हम लोगों ने चर्चा की है इसी प्रारब्ध के मंच पे, वो सारे वीडियोज़ इसी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगे। ये बेहद गंभीर बात है। तब तो सर ऐसा लगता है कि कांग्रेस सत्ता के लिए अटल जी की बात जो आपने कहा कि सत्ता के बगैर बहुत ही खतरनाक पार्टी हो जाती है। तो अब कांग्रेस खुद को 24 के चुनाव में कहीं पा तो नहीं रही है, लेकिन जैसे वो होता है ना कि खेलूँगा ना खेलने दूँगा, खेल बिगाड़ने की प्रयास, तो देश का खेल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोदी का चुनाव ये बिगाड़ सकने की हैसियत में है, कहीं से वो दिख नहीं रहा है राजनैतिक रूप से। लेकिन देश में खून-खराबे का माहौल ये बनाने का पूरा प्रयास कांग्रेस की तरफ से रहेगा। 2019 के चुनाव जीतने के बाद जिस तरह से कांग्रेस चली विपक्ष में, हुँ, तो 2019 का अंत होते-होते मैंने एक बात बोली थी कि, और लिखी थी, कहीं रिकॉर्ड पे होगी, कि 2024 का चुनाव महाभारत है। और महाभारत लिखने का अर्थ ही ये होता है, खून-खराबा। मैं मैं चाहता हूँ आपके दर्शक भी मुझसे कुछ सीखें, क्योंकि मैं तो ज़िंदगी भर यहाँ नहीं बैठा रहूँगा। आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूँ, अगर राजीव गांधी की मृत्यु ना हुई होती, हत्या, तो क्या होता? कभी सोचा है? अगर राजीव गांधी की मृत्यु ना हुई होती, तो कांग्रेस सफा चट हो गई होती। अगर इंदिरा गांधी की मृत्यु ना हुई होती, तो कांग्रेस सफा चट हो गई होती। आपको नहीं लगता है कि ये मृत्यु स्पॉन्सर्ड है, सत्ता को अपने हाथ में रखने के लिए? बहुत ध्यान से सोचिए कि आजादी के बाद भारत का इतिहास राइट्स का क्यों रहा, और उस राइट से किसको फायदा हुआ? फिर सवाल कीजिए कि अगर वो राइट्स ना हुए होते, अगर वो हत्याएं ना हुई होती, तो क्या होता? अगर माधवराव सिंधिया की हवाई जहाज में मृत्यु ना हुई होती,
तो क्या सोनिया गांधी भारत कांग्रेस की प्रेसिडेंट होती? अगर राजेश पायलट की हत्या कार एक्सीडेंट में ना हुई होती, अगर ज्ञानी जैल सिंह चंडीगढ़ जाते वक्त ट्रक से उनकी कार को कुचल के हत्या ना हुई होती, तो ज्ञानी जैल सिंह तो 84 और बहुत सारी चीजों का खुलासा करने वाले थे ना, नुकसान किसको होता? सवाल कांग्रेस को। कभी ये मत पूछो कि आगे क्या होगा, पहले सवाल ये पूछो कि अगर ऐसा ना हुआ होता तो क्या होता? ठीक बात, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जर्नलिज्म में सिखाया तो जाता है व्हाई, व्हेन, हु, वेयर, हाउ, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है इस देश में जर्नलिज्म खत्म हो चुका है। एक भी जर्नलिस्ट नहीं है जो व्हाई, व्हेन, हु, वेयर, हाउ पे खरा उतरे, जो ये सवाल करे कि अगर ऐसा ना हुआ होता तो क्या होता? तो क्या होता? बिल्कुल वाजिब बात है। तो गौरव जी, ये तो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि जो कांग्रेस या कांग्रेस के साथ जो विपक्ष है, इंडिया अलायंस, अब कहना ही बेकार है, क्योंकि इंडिया अलायंस कहीं शेप लेता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर लेगा भी तो कैसा लेगा, भगवान जाने। मायावती जी ने भी आज अरे बाबा, एक प्रेस आप कॉन्फ्रेंस। आप आपने कल वो एक स्टेटमेंट नहीं दिया, देखा कि पिछले इंडिया अलायंस में चाय और समोसा थे, अब चाय और बिस्किट है। चाय और तो बिस्कुट। ये तो लेवल है आपके नेताओं का कि वो मतलब मीटिंग में गए। भाई, बुरा मत मानना, पर सच बात ये है, मैंने अपनी ज़िंदगी में जब मैं कॉर्पोरेट लाइफ़ में था, अपनी कंपनीज़ में काम करता था, तो मैंने कोई भी डील क्लोज़ करने के लिए 4 मीटिंग कभी नहीं करी। एक मीटिंग में मैं सॉल्यूशन देता था, सेकंड मीटिंग में डील क्लोज़ हो जाती थी, अगर थर्ड मीटिंग का ऑप्शन आता था, मैं कहता था मुझे इंटरेस्ट नहीं है, कोई और को भेज दो। यहाँ 4 मीटिंग हो गई, ना कन्वीनियर डिसाइड हुआ है, ना मसौदा डिसाइड हुआ है, ना शीट शेयरिंग डिसाइड हुआ है। ये मिलते काहे के लिए थे? चाय और समोसे के लिए। अब तो यही लगता है। अब तो यही लगता है, और ऐसा लग रहा है कि इन्होंने पूरी तरीके से पॉलिटिकली सरेंडर कर दिया है। 2024 में अगर ये चुनाव में खड़े भी हो रहे हैं, कांग्रेस सहित बाकी पार्टी, तो ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये मोदी के सामने कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन उसी के साथ गौरव जी, आपने जो बात कही कि इनके खतरनाक इरादे जो राइट की तरफ जाते हैं, जिस तरह का इनका पूरा इतिहास रहा है, मैं खास तौर से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गौरव जी के साथ हुई पुरानी चर्चाओं, इस पर विस्तार से बात हुई है, उस पर बहुत गंभीर चर्चा हुई है, उसके लिंक्स हम यहाँ पे देंगे। दर्शकों से अनुरोध भी करेंगे कि उस लिंक पे जाएं और उन वीडियो को देखें और कांग्रेस की मानसिकता समझें। जब वो सत्ता से बाहर रहती है, सत्ता से दूर रहती है, या उसकी सत्ता जब जाने वाली होती है, तो कैसे अपने आप को रिचार्ज करती है टॉप अप से, और वो टॉप अप होता है खून, हिंसा, देश में अशांति। गौरव साहब, आपने आज हमें समय दिया जी। मैं आपके दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूँ, बहुत ज़िम्मेदारी से। 22 जनवरी 2024 से पहले और 22 जनवरी 2024 के बाद बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। हिंदू मुसलमान के नाम पे ना आप भड़काइए किसी को, ना खुद भड़किए। अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि सारी ताकतें मिलके कोशिश करेंगी कि 22 जनवरी 2024 को किसी न किसी रूप पे दाग ज़रूर लगे, जो जी, कि इतिहास का हिस्सा बने। बिल्कुल। तो और दर्शकों, वो जी, आप अभी अयोध्या से आए हैं। अ, भगवान राम से प्रार्थना है कि इस तरह के लोगों को सद्बुद्धि दें और इस तरह की किसी भी रूमर्स हो, ख़ास तौर से ट्विटर और फ़ेसबुक पे फैलाए गए रूमर को विश्वास ना करें, अपनी बात पे ध्यान रखें। बहुत से मित्र हैं जो हिंदुओं का चोगा पहन के आपको बरगलाने की कोशिश करेंगे। सावधान रहिए, 22 जनवरी 2024 को किसी भी रूप में भगवान श्री राम के घर वापसी का पे किसी भी रूप में दाग नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल, गौरव जी, ये बेहद सकारात्मक और बहुत ज़रूरी मैसेज देने के लिए आपका धन्यवाद। आपने हमारे साथ चर्चा के लिए वक़्त निकाला, इस बात के लिए भी प्रारब्ध की तरफ से, हमारे सभी दर्शकों की तरफ से आपका बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद। और दर्शकों, इसी के साथ आज की इस वीडियो चर्चा से इजाज़त हमें लेने का आग्रह स्वीकारिए। हमारे और गौरव प्रधान
जी, दोनों की तरफ से हमारा प्रणाम स्वीकारिए। आप सभी को नमस्कार।